वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये वाले वीडियो में आप लोग को विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वाला जो वीडियो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर सेकंड वीडियो आपको मिल रहा है। और दोस्तों 5 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस होंगे और फिर पाँचों वीडियो को जोड़कर एक मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो है वो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है इसको क्विज़ के रूप में आप ले सकते हैं। जब मैं आंसर बताता हूँ तो आंसर बताने के ठीक पहले आप वीडियो को पॉज कर दें और अपनी कॉपी में ABCD लिखें, जो भी आंसर आपको सही लगता है। फिर वीडियो को प्ले करें और मेरे आंसर से मैच करें और फिर बताएं कि आपके 20 में से कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो इस तरह आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, एक क्विज़ के रूप में इसको लगा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। When was विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे 4 डेट आपको दी गई है। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल 1770। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। 7 अप्रैल 1770, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। तो यहाँ पे पूरा मैंने दे दिया है इनका जन्म स्थान। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग फ्रॉम विच पोएम? निम्न लाइनें जो हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से संबंध रखती हैं? सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथ हॉर्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 वर्ड आ रहे हैं, प्रोटियस और ट्राइटन। तो यहाँ से तो फ्रेंड्स ये जो 2 वर्ड आ रहे हैं, प्रोटियस और ट्राइटन, यहाँ से हम लोग को अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो लाइंस हैं ये द वर्ड इज़ टू मच से ली गई हैं। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और उसी पोएम में समुद्री देवताओं प्रोटियस और ट्राइटन के बारे में बताया गया है। जो प्रोटियस था वो अपना रूप बदल लेता था, एक समुद्री देवता था, और जो ट्राइटन था वो भी एक समुद्री देवता था। और उसका जो वो कहाँ से निकलता था? शंख से निकलता था, और वो शंख बजाकर जो समुद्र की लहरें हैं उनको शांत करने का काम करता था। तो समुद्री देवताओं की बात हो रही है, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये जो लाइनें हैं ये द वर्ड इज़ टू मच विद अस से ली गई हैं, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हम लोग को ये मिल रहा है सी वाला ऑप्शन, द वर्ड इज़ टू मच विद अस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तो ये जो लाइन्स है ये वहीं से ली गई हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हु सेड द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन? ये जो कोटेशन है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये किसने कहा था? जो एक बच्चा होता है वो मनुष्य का पिता होता है। तो ये जो कोटेशन है, स्टेटमेंट है, ये किसने बोली थी? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बोली थी। और कहाँ बोली थी? इनकी एक पोएम है माई हार्ट लीप्स अप, उसमें इन्होंने ये बात बोली थी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो लाइन है, ये जो कोटेशन है, इसका मीनिंग क्या हुआ? द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम सभी बच्चे होते हैं, और जब बच्चे होते हैं तो उस समय अच्छी बुरी जो भी बातें हमको सिखाई जाती हैं, बड़े होने पर वो बातें बनी रहती हैं, वो जो विशेषताएं होती हैं वो बनी रहती हैं। हम लोग इंडिया में बोला जाता है कि बच्चों को जो भी संस्कार दिए जाते हैं तो बड़े होने पर भी वो संस्कार बने रहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, यानी कि बच्चों को जैसा संस्कार दोगे उसी तरह वो आगे चलकर वो बड़ा बनेगा और उसके अंदर वो विशेषताएं भी बनी रहेंगी। यहाँ पर यही बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कोटेशन कहा था। कहाँ पे कहा था? माई हार्ट लीप्स अप, इनकी एक पोएम है, उसमें इन्होंने ये बात बोली थी। और फ्रेंड्स ये जो इनकी पोएम है माई हार्ट लीप्स अप, इसमें 9 लाइन्स की पोएम है, छोटी सी पोएम है। और ये जो पोएम है इसको द रेनबो भी कहते हैं। इसका एक और टाइटल है द रेनबो। जो इसका असली टाइटल है वो है माई हार्ट लीप्स अप,
लेकिन इसको द रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये लाइन आती है, ये देखिए यही वो लाइन है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। जो बच्चा होता है वो मनुष्य का पिता होता है। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस हुज ओपिनियन इज़ दिस। पोइट्री की जो भाषा होती है वो रियल मैन की भाषा होती है, यानी कि हमारे साधारण बोलचाल में जो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं वही भाषा हम पोइट्री में इस्तेमाल करते हैं। ये विचार किसका था? ये विचार विलियम वर्ड्सवर्थ का था और उनकी ये थ्योरी थी। पर जो उनकी थ्योरी थी उसकी बहुत लोग आलोचना करते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ के जो सबसे ख़ास दोस्त थे एस.टी. कोलरिज, वो भी इनकी आलोचना करते थे इस विचार को लेकर, क्योंकि बहुत से जो पोएट्स हैं, कवि हैं, उनका मानना है कि जब पोएम लिखी जाती है तो उसमें पोएम के अकॉर्डिंग शब्द होने चाहिए, यानी कि उसमें साधारण बोलचाल की भाषा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इनकी आलोचना की है, एस.टी. कोलरिज ने भी की है, टी.एस. इलियट ने भी इनकी जो थ्योरी है उसकी आलोचना की है। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कोलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एस.टी. कोलरिज जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के सबसे ख़ास दोस्त थे, प्रिय मित्र थे, तो उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है उसकी आलोचना किस वर्क में की है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये जो है ये एस.टी. कोलरिज की ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। उसमें एस.टी. कोलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है उसकी आलोचना की है, क्योंकि बहुत से कवि मानते हैं कि जो पोएम होती है उसमें हम साधारण शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि विशेष और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। जो प्रभावशाली शब्द होते हैं, अच्छे शब्द होते हैं, बड़े बड़े जो शब्द होते हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। इन विच वर्क डज वर्ड्सवर्थ कॉल ए चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रॉफिट सीयर ब्लेस्ड। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बच्चे को बेस्ट फिलोसफर कहा है, सबसे बेहतरीन दार्शनिक बताया है, माइटी प्रॉफिट बताया है, यानी कि माइटी यानी शक्तिशाली, पैगंबर या गॉड के समान बताया है, सीयर ब्लेस्ड बताया है। सीयर माने होता है कि वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्य बताता है, उसको ही सीयर बोलते हैं। तो ये कहाँ पे बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। जो इनकी पोएम है वहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने ऐसा बताया है। तो चलिए आप लोग को पूरा विस्तार से बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। तो जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने एक बच्चे को क्या बताया है? बेस्ट फिलोसफर बताया है, बेहतरीन दार्शनिक बताया है, माइटी प्रॉफिट यानी शक्तिशाली पैगंबर या गॉड के समान बताया है, सीयर ब्लेस्ड, सीयर यानी भविष्यवक्ता बताया है, भविष्य बताने वाला बताया है। और ये किस पोएम में बताया है? इमोर्टैलिटी ओड में, या जिसको हम इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी भी बोलते हैं। 8th स्टैंजा में ये बताया गया है दाउ बेस्ट फिलोसफर। 8th स्टैंजा है पूरा, ये पूरा स्टैंजा है। दाउ बेस्ट फिलोसफर हु येट दोस्त कीप दाई हेरिटेज दाउ आई among the blind that deaf and silent readest the eternal deep haunted forever by the eternal mind mighty prophet seer blessed। तो इन्होंने इमोर्टैलिटी ओड में ये बताया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स कम्स फ्रॉम। द मून doth with delight look around her when the heavens are bare। तो ये कहाँ पे बोला गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो ये बोला गया है इमोर्टैलिटी ओड में ये लाइन आती है। सेकंड स्टैंजा में ये लाइन आती है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज। हम सभी
प्रेस्ड हो रहे हैं, यानी हम सभी दबे जा रहे हैं हैवी लॉज के द्वारा। हमारे ऊपर बहुत नियम कानून लगे हुए हैं और बहुत सारे नियम हैं जिसमें हम लोग जकड़े हुए हैं और खुलकर जीवन नहीं जी पा रहे हैं। ये इसका मीनिंग हुआ, वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फ्रॉम विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दिस लाइन कम, किस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन लिखी है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। सही जवाब है द फाउंटेन। द फाउंटेन पोएम में वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन बोली है। जो फाउंटेन है वो एक लंबी पोएम है, इसमें 18 स्टैंजाज हैं और ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स। हर स्टैंजा जो है वो 4 लाइन का है, कुल मिला के 18 स्टैंजा हैं। और जो 12th स्टैंजा है वहाँ पर ये लाइन बोली गई है, बट वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज। हम सभी जो हैं वो बड़े बड़े नियमों में बंधे हुए हैं, एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, और हम सब भी अब खुश बिल्कुल भी नहीं हैं। वी वियर ए फेस ऑफ जॉय, और हम सभी खुश होने का दिखावा करते हैं, एक मुखौटा हम लोगों ने लगाया हुआ है। बिकॉज वी हैव बीन ग्लैड ऑफ योर, क्योंकि अब हम लोग खुश बिल्कुल भी नहीं हैं, पर बहुत समय पहले, योर माने होता है ऑफ ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले हम लोग खुश हुआ करते थे। ये जो पोएम है ये एक कन्वर्सेशन पोएम है, यानी इस पोएम में एक यंग है, यानी कि एक युवा है, युवा का और एक बूढ़े व्यक्ति की आपस में बातचीत दिखाई गई है। तो ये जो पोएम है कन्वर्सेशन के रूप में लिखी गई है, जहाँ पे एक युवा लड़का जो है वो एक बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहा है। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री ऑफ। यहाँ पे पूछ रहे हैं एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है वो किस पोएट का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है। यानी कि जो कविताओं का संकलन आता है, मतलब जिसमें बहुत सारी, एक बुक में बहुत सारी कविताएं होती हैं, तो किस पोएट ने लिखी है। तो सही जवाब है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है। तो आपको दिखा देते हैं कि किस तरह इसकी बुक छपी थी। तो इस तरह ये बुक छपी है, एंड इवनिंग वॉक ए रोमांटिक पोएम फॉर नेचर लवर्स। तो ये बुक के अंदर बहुत सारी पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो सबसे पहली तो यही हो गई, एंड इवनिंग वॉक हो गई। और जो दूसरी वाली है वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है वो ये बुक है, और इसका जो टाइटल है वो काफ़ी लंबा है। टाइटल आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। जो इसका पूरा टाइटल है वो इस तरह है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इन वर्स टेकन ड्यूरिंग ए पेडेस्ट्रियन टूर इन द इटालियन, ग्रिसन, स्विस एंड सेवोयार्ड आल्प्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये इसमें है। दो इनके वर्क हैं जिसमें इनकी पोएम्स का संकलन है, यानी कि बहुत सारी पोएम्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है, फिर पब्लिश किया गया है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। स्कॉर्न नॉट द सोनेट्स इज़ ए वर्ड्सवर्थ सोनेट, ही टॉक्ड अबाउट पेट्रार्क, फिर डॉट 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 ये है। तो स्कॉर्न नॉट द सोनेट्स ये जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है। इसका मीनिंग क्या होता है पहले आपको बता देते हैं। स्कॉर्न माने होता है किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि जो सोनेट्स है उसका तिरस्कार मत करो, सोनेट्स का अपमान मत करो, यही इसका मीनिंग हुआ। तो इस पोएम में इन्होंने सोनेट्स की महत्व के बारे में बताया है, और इन्होंने कहा है कि जो लोग सोनेट्स को पसंद नहीं करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सोनेट्स का अपमान मत करो, सोनेट्स का तिरस्कार मत करो। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इस सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किन दूसरे पोएट्स की बारे में जिक्र किया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। स्पेंसर एंड मिल्टन, तासो एंड डांटे, स्पेंसर एंड मिल्टन, और फिर ऑप्शन डी है तासो, कैमेंस, डांटे, स्पेंसर एंड मिल्टन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें ये इतने सारे जो पोएट्स हैं उसका जिक्र इन्होंने इस पोएम में किया है। तासो, कैमेंस, डांटे, स्पेंसर एंड मिल्टन, यहाँ पे 5 पोएट्स का इन्होंने जिक्र किया है। और जो स्कॉर्न है उसको, मतलब उसका मीनिंग यही होता है कि किसी का
अपमान करना या तिरस्कार करना। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। बायरन रोट द प्रीफेस ऑफ डॉन जुआन एज ए रिब्यूक टू वर्ड्सवर्थ ओन इंट्रोडक्शन टू। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लॉर्ड बायरन ने डॉन जुआन का प्रीफेस लिखा था, उसकी प्रस्तावना लिखी थी और उन्होंने इसको रिएक्शन के रूप में लिखा था क्योंकि वो वर्ड्सवर्थ को फटकार लगाना चाहते थे, डांटना चाहते थे और फटकार लगाना चाहते थे कुल मिलाकर। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या चीज़ लिखी थी जिसके रिएक्शन में लॉर्ड बायरन ने डॉन जुआन का प्रीफेस लिखा था। तो वर्ड्सवर्थ ने द थॉर्न नाम का वर्क लिखा था जिसमें इन्होंने प्रस्तावना लिखी थी, उसमें इन्होंने कुछ लिखा होगा, तो उसके ही रिएक्शन में जो बायरन है उन्होंने डॉन जुआन का प्रीफेस लिखा था। तो द थॉर्न इनकी एक लंबी पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। द थॉर्न है, इसमें 22 स्टैंजाज हैं और ईच स्टैंजा हैज़ 11 लाइन्स। कुल मिला के 22 स्टैंजा हैं और एक स्टैंजा में 11 लाइनें हैं। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ ए पोएट इज़। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट कौन होता है, एक कवि कौन होता है? तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि ए मैन स्पीकिंग टू मैन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लैंग्वेज, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी कि बिल्कुल हटकर भाषा का इस्तेमाल करता है। फिर सेकंड में इन्होंने बताया है कि ए मैन स्पीकिंग टू मैन इन नॉर्मल लैंग्वेज, जब पोएट वो होता है जो अपनी पोयम में नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करता है, साधारण भाषा का। फिर तीसरा ऑप्शन बताया है कि ए मैन स्पीकिंग टू ए मैन इन इलाइट लैंग्वेज, यानी कि जो बुद्धिजीवियों की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल करता है, वही एक कवि होता है। फिर ऑप्शन डी में इन्होंने बताया है कि ए मैन स्पीकिंग टू ए मैन इन ए लैटिन लैंग्वेज, जब कोई लैटिन भाषा का इस्तेमाल करता है अपनी पोएम में तो वही पोएट होता है। तो इसमें सही कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि जिस तरह हम साधारण बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, वो जो भाषा होती है उसको हम पोएम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका ये मानना था कि जो साधारण भाषा होती है उसको हम पोएम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इनका विचार था इसकी बहुत लोगों ने आलोचना की थी। इनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं एस टी कोलरिज, उन्होंने आलोचना की थी, टी.एस. इलियट ने इनकी आलोचना की थी और भी दूसरे जो पोएट्स हैं उन्होंने आलोचना की थी, क्योंकि ज़्यादातर पोएट्स का मानना है कि पोएम में ख़ास तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। व्हाट डज विलियम हैज़लिट कॉल वर्ड्सवर्थ इन हिज एसे माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स। विलियम हैज़लिट ने अपना एक एसे लिखा था, उस एसे का जो टाइटल क्या था? माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स, मेरी पहली जान पहचान पोएट्स से। तो उसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को किस तरह दिखाया है, किस तरह दर्शाया है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो सही ऑप्शन जो इसमें है वो है मोर क्वेंट एंड डॉन कहोटी लाइक। तो इसमें विलियम हैज़लिट ने जो अपना ऐसे लिखा था माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स, उसमें इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को मोर क्वेंट दिखाया है, यानी कि बहुत ही विचित्र दिखाया है, अनूठा और आकर्षक दिखाया है। लेकिन इसके साथ साथ डॉन कहोटी टाइप दिखाया गया है। डॉन कहोटी वो व्यक्ति था जो बड़ी बड़ी शेखी मारता था और हवाई किले बनाता था। वास्तविकता में वो कुछ नहीं करता था, बस केवल हवाई किले बनाता था और बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता था और शेखी मारता था। तो यही सही जवाब हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोएम फॉलोइंग लाइन्स कम टू बरी दिस पुअर थॉर्न फॉर एवर ऑफ वाटर नेवर ड्राई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थॉर्न आ गया है, तो थॉर्न से ही आप लोग पकड़ लेंगे कि द थॉर्न नाम की जो पोएम है, बड़ी लंबी सी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वहीं से ये लाइंस ली गई है। तो इस तरह आप लोग पहचान कर सकते हैं।
टू बरी दिस पुअर थॉर्न फॉर एवर ऑफ वाटर नेवर ड्राई, आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, एट दिस 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड। तो सही जवाब है द थॉर्न। जो द थॉर्न जो है वो एक लंबी पोएम है, इसमें 22 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 11 लाइन्स हैं, बहुत लंबी पोएम है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोएम फॉलोइंग लाइन्स कम। ये जो निम्न लाइनें हैं ये किस पोएम से ली गई हैं? सक लिटिल बेब सक, चूसो छोटी बच्ची चूसो, इट कूल्स माई ब्लड। और जब तुम मेरा दूध पीती हो तो इससे क्या होता है? इट कूल्स माई ब्लड, मेरा जो खून होता है वो ठंडा हो जाता है। इट कूल्स माई ब्रेन, मेरा दिमाग भी शांत हो जाता है। दाई लिप्स आई फील दैम, और तुम्हारे जो छोटे छोटे ओठ हैं मैं उनको महसूस कर सकती हूँ। बेबी यानी कि बच्ची। दे ड्रॉ फ्रॉम माई हार्ट द पेन अवे, और जब तुम मेरा स्तनपान करती हो या जब तुम मेरा दूध पीती हो तो मेरा जो दर्द है वो दूर हो जाता है। तो ये लाइंस जो हैं ये किस पोएम से ली गई हैं? तो दोस्तों ये लाइन ली गई हैं ऑप्शन नंबर सी, हर आइज़ आर वाइल्ड से ली गई हैं, और इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। हर आइज़ आर वाइल्ड, उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? वाइल्ड हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर की बहुत ही तारीफ़ करते थे, बहुत ही हमेशा नेचर के बारे में लिखते थे, और नेचर का उनके अंदर एक जोश देखने को मिलता है, और जो नेचर है वो वर्ड्सवर्थ के खून में है। ये विचार किसके हैं? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं फ्रेंड्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस डी क्विंसी के ने ये बात बोली थी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके खून में ही नेचर है, इसलिए वो नेचर के ऊपर उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं, और उनको वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहा जाता है, रोमांटिक पोएट हैं। तो थॉमस डी क्विंसी ने ये बात बोली थी। थॉमस डी क्विंसी जो हैं वो एक इंग्लिश एसेइस्ट थे, और उनके 2 वर्क हैं जो फेमस हैं, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये इनका फेमस वर्क है, और जो दूसरा है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ये 2 वर्क हैं जो इनकी फेमस हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। फॉलोइंग लाइन्स कम फ्रॉम, निम्न लाइनें कहाँ से ली गई हैं? विद सेक्रीफाइस बिफोर द राइजिंग मॉर्न, वोज हैव आई मेड by fruitless hope inspired, and from the infernal gods mid shape forlorn, O night my slaughtered lord have I required। तो यहाँ पे चार पोएम्स बताई गई हैं, इसमें सही जवाब कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका भी आपको बता देंगे विश्लेषण पूरा। सही जवाब है लाउडामिया पोएम से ली गई हैं। इसका लाइन बाय लाइन जो मीनिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो लाउडामिया जो पोएम है ये एक नैरेटिव पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और इसमें एक कहानी बताई गई है। जो वो स्टोरी है वो ट्रोजन वॉर पर आधारित है, और 26 स्टैंजाज हैं इसमें, 174 लाइन्स हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। तो सबसे पहले जो पहली लाइन है वो आपको बता देते हैं, विथ सेक्रीफाइस बिफोर द राइजिंग मॉर्न। तो यहाँ पर जो लाउडामिया होती है वो अपने पति प्रोटेसिलेयस को जीवित करने के लिए उगते हुए सूरज, मॉर्न का मीनिंग है यहाँ मॉर्निंग, तो उगते हुए सुबह के समय उगते हुए सूरज के सामने एक पशु की बलि देती है, जिससे उसका जो पति है वो फिर से जीवित हो जाए। वोज हैव आई मेड बाय फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड, और जो लाउडामिया है उसको विश्वास है कि उसका पति जो है फिर से जीवित हो जाएगा। एंड फ्रॉम द इन्फर्नल गॉड्स मिड शेड्स फॉरलॉर्न, ऑफ नाइट माई स्लॉटर्ड लॉर्ड हैव आई रिक्वायर्ड। और जो लाउडामिया होती है उसके सामने जब गॉड्स आते हैं तो गॉड्स पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है कि मेरे पति को फिर से जीवित कर दो। तो उसका पति जो होता है वो कुछ समय के लिए जीवित हो जाता है। तो ये इसमें पूरी स्टोरी है। और जो इसका पति होता है लाउडामिया का, वो ट्रॉय के युद्ध में हेक्टर के हाथों मारा जाता है।
और लाउडामिया का जो पति होता है उसका नाम क्या होता है? प्रोटेसिलेयस उसका नाम होता है। तो ये जो लाइंस हैं ये लाउडामिया पोएम से ली गई हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। टू हुम इज़ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो एक ग्रेट वर्क है द प्रिल्यूड, वो किसको एड्रेस किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो यहाँ पे देख के ही कोई बता देगा कि इन्होंने, इनके जो सबसे खास दोस्त थे एस.टी. कोलरिज, उनको ही इन्होंने एड्रेस किया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, जो ये पोएम थी द प्रिल्यूड, इसका पूरा नाम क्या था? द प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये जो पोएम है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन के बारे में बताया हुआ है। ब्लैंक वर्स में इस पोएम को लिखा गया है और एस.टी. कोलरिज को एड्रेस किया गया है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। दीज लाइन्स अपीयर इन बट शी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। ये जो 2 लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज। सी ड्वेल्ट यानी कि वो रहती थी कहाँ पर? अनट्रोडन वेज पर। अनट्रोडन माने जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वो वहाँ पर रहती थी जहाँ पर कोई नहीं रहता था या बहुत कम, ना के बराबर लोग रहते थे। ये इसका मीनिंग हुआ। और ये जो पोएम है इसमें ये 12 लाइन की पोएम है, छोटी सी पोएम है और इसमें 3 स्टैंजा हैं और ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स। हर स्टैंजा 4 लाइन का है। सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, वो रहती थी जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इन द पोएम सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट विलियम वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, वह खुशी की छाया थी। ये इसका मीनिंग हुआ। सी वॉज ए फैंटम, फैंटम माने होता है आभास, छाया या प्रेत। तो इसका जो मीनिंग यहाँ निकलता है कि वह खुशी की छाया थी, उसको देखकर पोएट को बहुत खुशी मिलती थी। तो इस पोएम में इन्होंने किसकी बात की है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो दोस्तों इस पोएम में इन्होंने अपनी वाइफ की तारीफ़ की है। और ये जो पोएम है इसमें कुल मिला के 30 लाइनें हैं और 3 स्टैंजा हैं। हर स्टैंजा में 10-10 लाइनें हैं। तो 3 स्टैंजा हैं 10, तो इस तरह 30 लाइनें पूरी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाले वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक। तो आप लोग के कितने मार्क्स आते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर टोटल आप लोग को 5 वीडियोज़ मिलेंगे। हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस होगा, कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएगा।